सही कहा आपने, इसके लिए बहुत-बहुत साधुवाद। और आपकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातों को मैंने इंगित किया था कि एक वो ज़माना था जहाँ महिलाओं को सती बनाया जाता था और मान्यवर काशीराम के बदौलत आज राष्ट्रपति बनाया गया। बातों को रखा है, जिसमें हमने आपने चंद लाइनों को रखा था कि मानव बनकर पैदा हुए हो मानव बनकर कर रहो, मरो तो महामानव बनकर रहो। तो ऐसी बहुत सारी बातों को आपने मुख्य रूप से कहा। तो बहुत-बहुत साधुवाद ये के नंद साहब जी। और बिना विलंब के मैं हमारे बीच जो मुख्य अतिथि के रूप में आज मैं विजया मैत्री भंते जी हैं, मैं उनको बुलाना चाहूँगी। उनका एजुकेशन है एम इन डॉक्टर अंबेडकर थॉट्स एम एंड इन नेट इन बुद्धिस्ट स्टडीज। तो मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूँगी हमारी विजया मैत्री भंते जी। सभी ये आप महामानवों को मेरा त्रिवार अभिवादन और आप सभी को जय भीम नमो बुद्धा। जय भीम, नमो बुद्धाय भंते जी। बहुत खुशी हो रही है इस सुंदर दिन पर हम सब इकट्ठे हुए हैं और शाहू महाराज पर चर्चा कर रहे हैं, उनकी स्मृतियों को सबके साथ शेयर कर रहे हैं। वाकई में ये आनंद का दिन है। ऐसे महामानव बहुत कम पैदा होते हैं जो मानव कल्याण के लिए कार्य करते हैं। वैसे भारत के इतिहास में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे राजे हुए हैं, महाराजा हुए हैं, सम्राट हुए हैं, जिन्होंने भारत की सत्ता को अपने हाथ में लिया और शासन किया। लेकिन कुछ ही गिने चुने शासक ऐसे हमें दिखाई देते हैं जिन्होंने मानव कल्याण के लिए काम किया। सत्ताधारी अक्सर जब सत्ता में आते हैं तो सत्ता के नशे में चूर हो जाते हैं और मानव कल्याण के हित के बारे में सोचना बहुत दूर की बात, वो बहुत ही स्वार्थी हो जाते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत ही कम लोग हैं जिनके हम नाम ले सकते हैं। उनमें से सबसे पहला नाम मुझे याद आता है, राजा बलि का नाम आता है। बुद्ध ने अपने बहुत सारे प्रवचनों में राजा बलि का उल्लेख किया है एक आदर्श राजा के रूप में। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जितने भी राजा हुए बुद्धा के बाद में, तो बुद्धा के बुद्धिज्म को उन्होंने अपने शासन में उपयोग में लाकर जनहित के लिए कार्य किया था। उसमें सबसे ऊपर जो नाम आता है सम्राट अशोक का नाम आता है। और उसके बाद में हम देख रहे हैं मध्यकाल के बाद आधुनिक युग कहेंगे हम। इस आधुनिक युग में छत्रपति शाहू जी महाराज का नाम हम गर्व से ले सकते हैं कि उन्होंने इस देश की विषमतावादी व्यवस्था को चुनौती देते हुए समता प्रस्थापित करने का बहुत बड़ा कार्य किया है। हम जो कुछ भी आज है वो आज हम ऐसे नहीं होते यदि इस तरह के राजा इस धरती पर पैदा नहीं होते। आज उनकी जयंती पर मैं सभी को बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, बधाई देती हूँ और उनके जीवन की कुछ घटनाओं पर रोशनी डालना चाहूंगी। हालांकि उनका जीवन चरित्र इतना व्यापक, इतना गहरा, इतना अर्थपूर्ण है कि मेरे थोड़े समय के भाषण में वो समा नहीं सकता। बायोग्राफी पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मैंने शाहू महाराज की बायोग्राफी पढ़ी तो मैं प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। और वो प्रभावित होने का कारण यह है कि मैं देखती हूँ कि उनकी छोटी से छोटी बात भी, छोटे से छोटा कार्य भी ऐसा लगता है कि कोई क्रांतिकारी कार्य हो रहा है। बहुत बार हम छोटे छोटी बातों को, छोटे छोटे कार्यों को उपेक्षित कर देते हैं, उसकी गहराई को, उसके महत्व को नहीं समझते। हमको लगता है कि क्या ये नहीं किया तो भी चलेगा।
लेकिन शाहू महाराज ने बहुत ही छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दिया है कि इस कार्य से समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज में क्या संदेश जाएगा। जो वो करना चाहते थे उसमें वो छोटी-सी बात या छोटा-सा कार्य भी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ये शाहू महाराज अच्छे से जानते थे और यही बात मुझे बहुत प्रभावित करती है, क्योंकि ऐसा करने के लिए बहुत निडरता, बहुत साहस की ज़रूरत होती है, बहुत ही ईमानदारी की ज़रूरत होती है, बहुत ही निष्ठा की ज़रूरत होती है, जो कि हमें सब में दिखाई नहीं देता। सबसे पहले मैं शुरू करूँगी शाहू महाराज जी के अ, शुरुआत का जो है जन्म और परिचय के बारे में थोड़ा-सा हमारे सभी श्रोताओं को बताना चाहूँगी कि शाहू महाराज को कहा जाता है कि वो मराठा, कुछ लोग अभी कहते हैं कि कुर्मी समाज से थे। कुर्मी समाज से थे, क्यों कहते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि कुर्मी का मतलब किसान होता है, ऐसा शायद मैं समझती हूँ, मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहती। लेकिन जो वास्तविक बातें हैं उनकी, वही मैं कहूँगी कि वो कोल्हापुर रियासत के महाराजा तो थे, लेकिन ये जो कोल्हापुर रियासत थी, ये भोसले राजवंश की रियासत थी और उनका जो जन्म हुआ था, वो 26 जून 1874 में हुआ था। उनकी माता का नाम राधाबाई मुधोल, जो कि शाही परिवार से ही संबंधित थी और पिता का नाम श्रीमंत जागीरदार जयसिंहराव घाटगे था। ये भोसले के घर में पैदा नहीं हुए थे। ये जयसिंह राव घाटगे जो बहुत श्रीमंत जागीरदार थे, उनके घर में पैदा हुए थे। हम सब जानते हैं कि जो भोसले राजवंश है वो शिवाजी महाराज से शुरू होता है। शिवाजी महाराज ने इसकी स्थापना की थी। बहुत कम लोग इस बारे में जानते होंगे कि उनका जो सरनेम है वो भोसले था, शाहजी भोसले था, क्योंकि जनरली शिवाजी महाराज कहते हैं, भोसले सरनेम कोई लेता नहीं है, इसीलिए बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ये जो राजवंश था, ये चौथी पीढ़ी जो थी शिवाजी महाराज की, उस चौथी पीढ़ी के बाद में इनका, शाहू महाराज का वहां पर पदार्पण होता है। और वो किस तरह से होता है कि वो उस परिवार में पैदा नहीं हुए थे, लेकिन वे गोद लिए गए थे। इस राजवंश में वो गोद लिए गए थे और उनका नाम यशवंत था। 3 वर्ष की उम्र में ही उनकी जो माता थी, उनका देहांत हो गया था और उनकी बचपन की पढ़ाई जो हुई थी वो उनके पिता ने कराई थी। लेकिन 10 वर्ष की उम्र में उन्हें गोद लिया गया था 1884 में और इस तरह से वे भोसले वंश के वारिस बन गए। और उस समय से ही जाहिर है कि ब्रिटिश शासन था और ब्रिटिश शासन होने की वजह से जितने भी उस समय रियासतें थी, संस्थान थे, तो उनके परिवारों के लोगों को अंग्रेजी शिक्षा लेने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ था। तो वैसे ही शाहू महाराज को भी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला था। उनका शिक्षक भी अंग्रेज था और उनकी शिक्षा भी अंग्रेजी में हुई थी, जिसका कि उनकी सोच पर बहुत गहरा असर पड़ा था। मैं देखती हूँ कि ब्रिटिश लोगों ने इस देश में जो अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था, उनके माध्यम से बहुत सारे सोच में, यहाँ के लोगों के सोच में जो फर्क आया, वो विशेष रूप से ये फर्क आया कि जो कल्पनावादी थे, ईश्वरवादी थे, उनकी सोच में विज्ञानवाद आ गया और शाहू महाराज पर भी इसका प्रभाव हुआ और वो विज्ञानवादी बने। पुरानी प्रथाओं तथा परंपराओं और काल्पनिक मान्यताओं को उन्होंने महत्व नहीं दिया था। ये जो प्रारंभ की शिक्षा होती है बचपन की, ये वाकई में एक बच्चे के मन को तैयार करती है, मानसिकता को तैयार करती है, उसकी सोच को तैयार करती है। कहते हैं ना कि बचपन में जो संस्कार दिए जाते हैं वो बहुत पक्के होते हैं। तो अंग्रेजी शिक्षा का एक वास्तव में जो प्रभाव
दिखाई देता है वो यही दिखाई देता है कि वह आदमी को विज्ञानवादी बनाता है। हालांकि हम उसमें धर्म की बातों में नहीं जाएंगे कि वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, लेकिन बाकी बहुत सारी जो बातें हैं उनके सिलेबस की, वो आदमी को तर्कवादी बनाती है, विज्ञानवादी बनाती है। अब जब देखते हैं हम कि शाहू महाराज को गोद लिया गया था, वो कौन सा दौर था, इसको भी हम लोग थोड़ा सा विश्लेषित करना चाहेंगे कि राजनीति का जो दौर था उस समय का भारत का, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में 1857 का जो गदर हुआ था, सैनिकी विद्रोह हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के खिलाफ में, तो उसका उस समय बहुत माहौल था। जब 1877 में देखते हैं कि इस विद्रोह के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जो शासन था या जो बागडोर थी शासन की, वो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को हस्तांतरित कर दिया गया था। यानी ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने शासन की बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथ में ले ली थी। और इस तरह से हम देखते हैं कि कोल्हापुर रियासत जो स्वतंत्र तो थी, लेकिन वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के तहत थी, इसीलिए सभी प्रकार के अधिकार उसको नहीं थे। वो पूर्ण रूप से हम स्वतंत्र थी ऐसा नहीं कहेंगे। शाहू महाराज ने कोल्हापुर रियासत की बागडोर संभाली, और वहां से उनका जो कार्य शुरू होता है 1894 से, जब उनकी उम्र केवल 20 वर्ष की थी। आज हम देखते हैं कि 20 वर्ष की उम्र में वो ऐसी एज होती है नहीं रहती है, वो नेगेटिव रास्ते पर भी जा सकता है अपनी जिज्ञासा और अपने उत्साह को लेकर। लेकिन शाहू महाराज जो 20 वर्ष की उम्र में यानी एकदम युवा अवस्था में थे, उस समय कोल्हापुर रियासत के शासन की बागडोर संभालते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे में हम कल्पना नहीं कर सकते कि वो इतने बड़े रियासत का शासन कैसे संभालेगा, है ना। हमारे घर में भी 20 साल का बच्चा होता है, 25 साल का बच्चा होता है, माँ बाप को उस पर भरोसा नहीं होता है कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, क्या करेगा पता नहीं। उसे बार बार हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसको गाइड करते हैं, ऐसा करो वैसा मत करो, ये करो वो मत करो। तो समझिए कि शाहू महाराज जो 20 वर्ष की उम्र में इतने बड़े रियासत को संभालने की शुरुआत करते हैं, तो उनमें कितना हम कहेंगे कि एक शासक के रूप में उनमें क्या क्या कुशलता हुई रही होगी, क्या कौशल्य रहा होगा, क्या क्षमता क्या योग्यता रही होगी कि वो उस कार्य को करने के लिए एलिजिबल थे। हम 20 वर्ष के बच्चे को एलिजिबल नहीं समझते हैं कि वो घर का भी जिम्मेदारी ले सके, यहाँ तो पूरे राज्य की जिम्मेदारी लेने की बात है। तो ये एक अनोखी बात हमको दिखाई देती है शाहू महाराज के जीवन में। वैसे बहुत सारे उदाहरण हमारे देश में ऐसे भी मिलेंगे कि युवा लोगों ने अपने पिता को मारकर राजगद्दी पर अपना कब्जा कर लिया, है ना। इसका अजातशत्रु का उदाहरण हमें इतिहास में मिलता है। अजातशत्रु ने राजा बिंबिसार को जेल में डालकर खुद अब शासक बन गया था। प्रसेनजीत का बेटा विदुदब, उसने भी राजा प्रसेनजीत को शासन से च्युत करके खुद राजा बन गया था। तो इस उम्र में इस तरह की नकारात्मक बातें होती है। शासक बनने के लिए भी वो एक तरह से गलत रास्ते का चुनाव करते हैं, लेकिन यहाँ हमको कुछ अलग नजर आ रहा है। और मुझे लगता है कि ये इसलिए है क्योंकि उनको जो बचपन में संस्कार मिले हैं, जो अंग्रेजी शिक्षा मिली है, उसका भी प्रभाव हो सकता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि वो किस समाज में पैदा हुए हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है। जिस समाज में हम पैदा होते हैं, उस समाज के साथ ये व्यवस्था जो है, सामाजिक व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था,
या आर्थिक व्यवस्था, जो भी व्यवस्थाएं, जो भी सिस्टम होता है, उस सिस्टम में उनका स्तर कहाँ होता है और उनके साथ में उस दर्जे के अनुसार कैसा व्यवहार किया जाता है, इससे भी आदमी में एक सोच निर्माण होती है। मानसिक रूप से उसका उस परिस्थिति के अनुरूप विकास होते जाता है कि उसने क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बाबा साहब का भी हमारे सामने उदाहरण है कि बचपन से ही उनके पिता ने उनके मन में ये भर दिया था कि तुम्हें शिक्षित होना है, बहुत ज्ञान लेना है, बहुत पढ़ना है, ताकि उस ज्ञान के बलबूते पर तुम समाज के लोगों का उद्धार कर सको। तो बहुत फर्क पड़ता है कि हम किस समाज में पैदा हुए हैं, उस आधार पर ही हमारी सोच विकसित होती है। और उस तरह से फिर उम्र कोई मायने नहीं रखती है कि हम छोटे हैं या बड़े हैं। बाबा साहब ने भी बहुत युवा अवस्था में ही अपने कार्य शुरू किए थे। तो यहाँ पर शाहू महाराज जो बचपन से देख रहे थे कि पूरे भारत में ही नहीं तो उनके कोल्हापुर रियासत में जो महाराष्ट्र में आती है, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का जो रोग लगा हुआ है, वो बहुत भयानक रोग था, जिसके तहत एक बहुत बड़े वर्ग को पीड़ित किया जाता था, उसे धुतकारा जाता था, शोषण किया जाता था, उसे निम्न स्तर का मानकर उसे हर तरह के अधिकारों से वंचित रखा जाता था। तो हम देखते हैं कि उसके कुछ ही समय पहले पेशवाओं का नहीं, उसके बाद में पेशवाओं का भी शासन रहा है। जहां भोसलों का शासन खत्म होता है, पेशवाओं का बहुत ही ज्यादा था महाराष्ट्र में, और उन्होंने बहुत बुरी स्थिति में अस्पृश्यों को लाकर रख दिया था। तो ये सारी चीजें देखते देखते जो आदमी बड़ा हुआ, उसके मन में कहीं ना कहीं ये भाव था कि इसको बदलना है, इसको चुनौती देना है, इसको बदल के रखना है, क्योंकि वो एक संवेदनशील आदमी थे। जब तक कोई संवेदनशील नहीं होता है, उसके मन में इस तरह के भाव उत्पन्न नहीं हो सकते। एक मानवीय संवेदना,